बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। आज नियंत्रण एवं समन्वय का हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे साथियों, अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो दो पार्ट में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है। एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 में। ठीक है प्यारे बच्चों, पार्ट 1 में आपका कितना क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन कराया गया है, और पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन है और पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय से कुल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए गए, जिसमें से आपका 7 से 8 नंबर निर्धारित है। कितना? 7 से 8 प्रश्न आपके एकदम बोर्ड एग्जाम में उसी से पूछे जाएंगे। मैं जो भी क्वेश्चन बताया हूँ उसी में से पूछा जाएगा, बाहर का एक भी सवाल नहीं रहेगा। तो आप अगर आप नियंत्रण एवं समन्वय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूँ, आप जाके जल्दी से उसको देख लीजिएगा। पार्ट 1 भी देखिएगा और पार्ट 2, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन दिया गया था, इसलिए आप दोनों को देख लीजिएगा। ज़्यादा देर का नहीं है, कम से कम 20 से 25 मिनट का। आप अगर दोनों देखते हैं तो 20 से 25 मिनट आपका टाइम लगेगा। आप देख लीजिएगा, उससे आपका कितना नंबर, 7 से 8 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो आप जरूर से जाके देख लीजिएगा। और इस वीडियो को भी देखिए, नियंत्रण एवं समन्वय का इसमें हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न करा रहे हैं, जिसमें से 4 से 5 वो क्वेश्चन ऐसे जो बताएंगे जो आपके एकदम बोर्ड एग्जाम 2026 में एकदम 100% गारंटी है कि आएगा ही आएगा। तो आप इसको ज़रूर से देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा। आइए प्यारे बच्चों, बिना देर के इस क्लास को आप शुरू करते हैं। देखिए, आपका प्रश्न संख्या पहला क्या कर रहा है कि पादप हार्मोन क्या है। पादप हार्मोन के बारे में पूछा गया है। पादप हार्मोन क्या होते हैं या फिर क्या है, कुछ भी क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं, क्या होते हैं, इसकी व्याख्या करें, इसका वर्णन करें। पूरा का आंसर क्या हो जाएगा, एक ही आंसर होगा। सब मतलब क्वेश्चन को क्या अलग अलग तरीके से घुमा के पूछा जाता है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। पादप यानी कि पौधे में कुछ रासायनिक पदार्थ की वृद्धि होती है। पौधे में क्या होती है, कुछ रासायनिक पदार्थ की केमिकल के द्वारा वृद्धि होती है। ये उनकी गतिविधियों को नियंत्रण एवं समन्वय करता है। क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं और समन्वय करते हैं। वे ही क्या करते हैं, रसायन पादप हार्मोन कहलाते हैं। वही क्या कहलाते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, कुछ पादप है या फिर पौधे हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपका एक पेड़ है, इसमें रासायनिक गतिविधियां वृद्धि हो रही है रसायनों के द्वारा, जिसे खाद के द्वारा गतिविधियां हो रही है। और इसको उनकी गतिविधियों को नियंत्रित एवं समन्वय करना, वही क्या कहलाता है, पादप हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, पादप हार्मोन कहलाता है। तो आप समझ गए। जल्दी से बताइए कि आप कमेंट करके बताइए। आप जल्दी से प्यारे बच्चों कमेंट कीजिए कि आपको ये 1 नंबर जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, पूरा समझ में आया कि नहीं। तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 नंबर पूरा समझ में आ गया है। कितना आसान सा है कि पादप हार्मोन में कुछ रासायनिक वृद्धि होती है और पदार्थों की रासायनिक वृद्धि होती है, ठीक है ना, मतलब बढ़ोतरी होती है। उनकी गतिविधियों को नियंत्रित एवं समन्वय करते हैं, वे ही पादप हार्मोन कहलाते हैं। क्या करते हैं, नियंत्रित एवं समन्वय करते हैं, वे ही पादप हार्मोन कहलाते हैं। आइए 2 नंबर का क्वेश्चन जानते हैं। दूसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश पुनर्वर्तन एवं गुरुत्व पुनर्वर्तन में क्या अंतर है। प्रकाश पुनर्वर्तन और गुरुत्व पुनर्वर्तन में क्या अंतर है। तो पहले जानेंगे क्या, प्रकाश पुनर्वर्तन। पौधे के शीर्ष प्रकाश की दिशा के अग्रसर होते हैं। जो पौधे के शीर्ष मतलब क्या होता है, ऊंची, उसकी ऊंची वाला सिर मतलब क्या होता है, प्रकाश की दिशा के अग्रसर होते हैं, प्रकाश की दिशा की तरफ होती है। इसे प्रकाशन परिवर्तन कहा जाता है, प्रकाशन परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है ना। जब पौधे का जो सिर है वो प्रकाश की दिशा की तरफ हो तो उसे प्रकाशन परिवर्तन कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण, पौधे की जड़, जो पौधे का जड़ होता है की दिशा अग्रसर होते हैं, इसे गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। जो पौधे की जो जड़ होती है वो क्या होती है, दिशा के अग्रसर होती है। जो दिशा के अग्रसर होते हैं उन्हें गुरुत्व पुनर्वर्तन कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। 2 नंबर जल्दी से कमेंट कीजिए तो प्यारे बच्चों, 2 नंबर आपको प्रश्न समझ में आया, गुरुत्वाकर्षण एवं पूर्वाकर्षण में अंतर समझ में आया। देखिए, जो शीर्ष की दिशा को निर्धारित करे उसे प्रकाश पुनर्वर्तन, और जो जड़ की दिशा को निर्धारित करे उसे गुरुत्व पुनर्वर्तन कहा जाता है। कितना, एक लाइन में आंसर इसका आ जाए। यही 2 नंबर का आपको पूछा जाएगा। आइए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है? जो मनुष्य में चीनी का पाचन होता है, जब मनुष्य चीनी को लेता है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है? आइए जानते हैं। चीनी के पाचन में इंसुलिन सहायक होता है। क्या है ना? इंसुलिन क्या होता है? सहायक होता है, जिसकी कमी से मधुमेह हो जाता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है प्यारे बच्चों? मधुमेह। ऑब्जेक्टिव में भी हम पढ़ाए हैं कि इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह। याद रखिएगा। चीनी के पाचन में इंसुलिन सहायक होता है। चीनी के पाचन में, चीनी हम लोग जब लेते हैं तो उसमें इंसुलिन क्या होता है? मिलता है हमें, और जिसकी सहायता से मधुमेह हो जाता है। अगर हमको चीनी नहीं खाएंगे तो हमें मधुमेह की बीमारी क्या हो जाएगी? हो जाएगी, मधुमेह की बीमारी हो जाएगी, जिसको चीनिया रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीनिया रोग भी बोला जाता है। चलिए 3 नंबर भी आपका प्रश्न हो गया। आइए 4 नंबर को देखते हैं। मनुष्य में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसे एंजाइम तथा हार्मोन दोनों स्रावित होता है? मतलब मनुष्य के शरीर में से कौन सी ग्रंथि है? क्या है? ग्रंथि, जिसके द्वारा एंजाइम भी और हार्मोन दोनों तरह की स्रावित होता है। मनुष्य की ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसमें एंजाइम तथा हार्मोन दोनों स्रावित होते हैं? तो उत्तर देखिए, अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि, क्या नाम है? अग्नाशय। अग्नाशय पेनक्रियाज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। ठीक है ना? अग्नाशय पेनक्रियाज मतलब एक ऐसी ग्रंथि है जिससे एंजाइम तथा हार्मोन दोनों स्रावित होते हैं। जिससे क्या होता है? एंजाइम भी स्रावित होता है और हार्मोन भी स्रावित। यह छोटी आंत के पास पाई जाती है। जो हमारी छोटी आंत होती है, ठीक है ना? छोटी आंत और बड़ी आंत आप जानते हैं ना? तो वही जो छोटी आंत होती है ना, उसी के पास में ये जो अग्नाशय होता है ना, यानी कि पेनक्रियाज, यही क्या होता है? वहीं पे पाया जाता है, छोटी आंत के। आपको मालूम है ना अपेंडिक्स? अपेंडिक्स जो बीमारी होता है ना, वो पेनक्रियाज में ही क्या जाके चिपक जाता है, छोटी आंत के आसपास में ही वो चिपक जाता है। तो उससे क्या हो जाता है? अपेंडिक्स होता रहता है। ठीक है ना? अपेंडिक्स, अपेंडिक्स हो जाता है, यानी कि छोटी आंत के आसपास पाई जाती है ये भी क्रियाएं। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? प्यारे साथियों देखिए, पीयूष ग्रंथि एक है जिसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? आपका भी 2 नाम होगा, सबका 2 नाम होता है, किसी किसी का भी 1 नाम होता है, नहीं तो किसी किसी का 2, किसी किसी का 3 नाम होता है। तो जैसे उसके गुण के आधार पर क्या कर दिया जाता है? उसका दूसरा नाम भी रख दिया जाता है ना। कोई बच्चा पढ़ने में तेज होता है तो उसका बहादुर नाम रख दिया जाता है, मैंने अलग अलग प्रकार के नाम रख दिया जाता है। तो यही है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं हम लोग? आइए जानते हैं। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार तल पर ऑप्टिक्स काइंजमा के पीछे सेटेलाइट का गुहा में बंद रहती है। क्या रहती है? जो हमारा मस्तिष्क होता है ना, मस्तिष्क के आधार पर तल के ऑप्टिकल काइमा के पीछे सेटेलाइट गुहा में बंद रहती है। शरीर का शायद ही कोई ऐसा अंग हो जो पीयूष ग्रंथि से प्रभावित ना होता हो। मतलब बाई चांस ऐसा कोई, मतलब कि शरीर का कोई अंग होता है जो पीयूष ग्रंथि को टच नहीं करता है, मतलब उससे प्रवाहित नहीं होता है। इसी कारण इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसी कारण क्या कहा जाता है? इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को याद रखिएगा, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को। किसको? उसमें एक ऑप्शन रहेगा पीयूष ग्रंथि, तो आप उस पर टिक लगा दीजिएगा। देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है तथा कैसे? आयोडीन की कमी से तो याद रखिएगा घेंगा रोग होता है। क्या? घेंगा रोग। आयोडीन में समझते हैं ना आप? आयोडीन के मतलब होता है नमक। नमक की कमी से कौन सा रोग होता है तथा कैसे होता है? वो कैसे हो जाता है? अगर नमक हम लोग नहीं खाएंगे तो कैसे हो जाएगा? ये जानते हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। क्या? जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्वाइटर बोलते हैं। क्या? ग्वाइटर, यानी कि घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायरॉक्सिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता पाता है। अगर हम आयोडीन नहीं लेंगे तो क्या होगा? जो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन है वो मतलब ज़्यादातर मात्रा में स्रावित नहीं होगा, जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार काफ़ी बढ़ जाता है। जिससे क्या हो जाता है? थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप गले में सूजन हो जाता है। जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है? गले में आपका सूजन हो जाएगा। शरीर में इस प्रकार की अवस्था को घेंगा रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? घेंगा रोग के भी नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा। और कैसे होता है?
तो अगर हम आयोडीन नहीं लेते हैं तो जो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन होता है वो हमारे शरीर में ज़्यादातर नहीं बनता है, जिससे थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप हमारे गले में सूजन हो जाता है, जिसको हम लोग कौन सा नाम देते हैं, घेंगा रोग के नाम से भी जानते हैं, घेंगा रोग। ठीक है ना। तो 6 नंबर भी आपका प्रश्न सही हो गया। कितना देखिए आसान। अगर आपको प्रश्न अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ऐसे ही वीडियो मिलेगा। 10th की तैयारी के लिए बेहतरीन ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना। रियल एजुकेशन क्लास 10th पर आपको, और इसका पीडीएफ नोट्स एकदम बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगा, एक भी पैसा देने की ज़रूरी नहीं है। तो आप ज़रूर पीडीएफ नोट्स लीजिएगा। पीडीएफ नोट्स कैसे मिलेगा ये इस वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा कि पीडीएफ नोट्स आपको कैसे मिलेगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपको बताएंगे कि पीडीएफ नोट्स कैसे आपको मिलेगा। आइए प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का प्रदर्शन क्या है। गुरुत्वानुवर्तन का प्रदर्शन क्या है। तो पौधे की वह गति जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की दिशा होती है गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। जो पौधे की ऐसी गति जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होती है, क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होती है, उसे गुरुत्वानुकर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, गुरुत्वानुकर्षण प्रदर्शन कहलाता है। आइए प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्यूटरी ग्रंथि के मध्य पिंडक से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इसके क्या कारण है। जो प्यूटरी ग्रंथि होती है उसके मध्य पिंडक से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, कौन सा हार्मोन निकलता है, इसके कार्य के बता रहे हैं कैसे निकलता है। तो इसका ये आंसर जानते हैं। मध्य पिंडक हमेशा एक अग्र पिंडक से ढका होता है। जो मध्य पिंडक होता है वो अग्र पिंडक से ढका होता है, जिसके द्वारा मेनो मेलेनासाइट मेलेनासाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन, तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होता है। यह शरीर के रंग पर निर्धारित करता है। शरीर के ये रंग पर भी निर्धारित करता है कि शरीर का रंग गोरा है या फिर उजला है। ये शरीर के अंग पर भी क्या होता है प्यारे साथियों, ये निर्धारित करता है, निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 9 है। मादा में प्रसव के समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इसका कार्य लिखें। मादा में प्रसव के समय पूछा गया है कि मादा में प्रसव के समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इसके कार्य के बारे में बताना है। आइए जानते हैं उत्तर। मादा में प्रसव में पूर्व लिरेक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। पूर्व मतलब मादा में क्या होता है, प्रसव के पूर्व, प्रसव से पहले क्या होता है, रिलैक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। यह नॉन स्टेरॉइड हार्मोन है। यह क्या है, नॉन स्टेरॉइड हार्मोन है, जो जो प्यूबिक सिम्फेसिस को रिलैक्स करता है। जो प्यूबिक सिम्फेसिस को क्या करता है, रिलैक्स करता है, राहत पहुंचाता है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे साथियों, इसी हार्मोन को स्रावित करता है। और कैसे मादा में प्रसव का हार्मोन कैसे स्रावित होता है हम लोग जान गए। आइए प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, खून में हमारे ग्लूकोज की मात्रा को जो नियंत्रित करता है हार्मोन, वो किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो आइए जानते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन अग्नाशय में विशिष्ट प्रकार के कोशिकाओं के समूह लैंगरहैंस की दीपिकाएं द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन अग्नाशय में विशिष्ट प्रकार की, जो अग्नाशय होता है ना पेनक्रियाज, उसमें विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं के समूह क्या होते हैं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं द्वारा स्रावित होता है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं के द्वारा क्या होता है, यह स्रावित होता है। प्रश्न संख्या 11 है। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, नाम बताइए। जो मनुष्य का मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, उनका नाम बताना है। मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। कितने में, 3 भागों में। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। एक तो अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा है पश्च मस्तिष्क। क्या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन। क्या होता है, फोर ब्रेन का मतलब ये मत समझिएगा कि 4 गो मस्तिष्क, फोर ब्रेन उसका नहीं होता है। ठीक है ना, अग्र मस्तिष्क, ठीक है ना, अग्र मस्तिष्क। दूसरा है मध्य मस्तिष्क, जो मिडिल ब्रेन कहा जाता है। और पश्च, अग्र मतलब आगे, मध्य मतलब बीच में, और पश्च मतलब क्या होता है, हिंड ब्रेन, जो हिंट देता है हम लोग को। तो ये यानी कि पश्च यानी कि पीछे। हम लोग किधर से सोचते हैं, तो पीछे वाले दिमाग से। हम लोग का जो दिमाग होता है वो किधर होता है, मस्तिष्क मतलब पीछे। कहाँ पे, पीछे होता है। मध्य पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन यानी कि हिंट।
ठीक है ना। हिंट मतलब सलाह देता है, हम लोग को सलाह देता है, समझाता है, उसी को क्या बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क। तीनों आप समझ गए कि कौन कौन सा मस्तिष्क है। पहला तो अग्र मतलब आगे, फिर दूसरा है मध्य यानी कि बीच में, तीसरा है पश्च मस्तिष्क। पश्च मतलब पीछे। अगला प्रश्न है 12 नंबर, पेरुरज्जु आघात में किन संकेतों में आने में व्यवधान होगा। जो पेरुरज्जु आघात में किन संकेतों में आने में व्यवधान होगा। उत्तर जानते हैं, मेरुरज आघात के कारण विभिन्न प्रकार के अतिरिक्त संवेदना या उद्दीपनों को ग्रहण करना मुश्किल हो जाता है। क्या कर जाता है, मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। भौतिक रासायनिक एवं यांत्रिक आदि को ग्रहण कर उनका संवहन शरीर के विभिन्न भागों में करना असंभव हो जाता है। क्या हो जाता है, असंभव मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है, असंभव हो जाता है। इसके कारण शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, कोई भी कार्य नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है, शरीर में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाती है, नहीं हो पाती है। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं कि मानव शरीर में कैल्शियम फास्फोरस समंजन हेतु आवश्यक 2 हार्मोन के नाम लिखे। मानव शरीर में कैल्शियम फास्फोरस समंजन हेतु आवश्यक 2 हार्मोन के नाम लिखना है। तो ये जानते हैं, पाराथायराइड ग्रंथि में पाराथार्मोन तथा कैल्सिटोनिन नामक 2 हार्मोन निकलते हैं। जो पाराथायराइड ग्रंथि से होता है, क्या निकलता है, एक तो निकलता है पाराथार्मोन तथा दूसरा होता है कैल्सिटोनिन नामक 2 हार्मोन निकलता है, जो कैल्शियम फास्फोरस को समंजन हेतु आवश्यक करता है, जो कैल्शियम फास्फोरस को समंजन हेतु आवश्यक में आता है। ये प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं कि मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्य का वर्णन करें। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, उसका प्रमुख कार्य कौन कौन सा है। मस्तिष्क के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, उनके बारे में आज करेंगे आज। आइए जानते हैं कि देखिए, मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है। कितना है, निम्नलिखित अनंत, ये नहीं कि एगो दूगो है। मस्तिष्क का जो हमारा कार्य है वो बहुत सारा कार्य रहता है। मस्तिष्क से ही हम लोग सभी कार्यों को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से कार्य हैं। देखिए, पहला तो है आवेश ग्रहण करना तथा मस्तिष्क के ग्रहण किए गए आवेशों को विश्लेषण करना। जो हम लोग आवेश को ग्रहण करते हैं, लेते हैं, तथा उस आवेश ग्रहण को क्या करना, आवेगों को संश्लेषण करना। क्या करना, आवेगों को संश्लेषण करना। ये तो पहला कार्य हो गया। दूसरा, ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया करना। क्या करना, क्रिया करना, अनुक्रिया करना। जो ग्रहण किए गए हैं, जो भी मतलब हम लोग चीज़ ग्रहण किए गए हैं अपने ब्रेन के द्वारा, उनको क्या करना, अनुक्रिया करना, दोबारा उसको जांच पड़ताल करना। तीसरा है विभिन्न आवेगों का सहबंधन कर विभिन्न शारीरिक कार्यों का कुशलतापूर्वक समन्वय करना। क्या करना, विभिन्न आवेगों का संबंधन कर विभिन्न शारीरिक कार्यों का कुशलतापूर्वक समन्वय करना। फिर चौथा, सूचनाओं का भंडारण करना। मस्तिष्क के अनेक सूचनाओं चेतना या ज्ञान के रूप में रहती है। ये क्या रहती है, सूचनाओं का भंडार करती है, हमको सूचना ला के देती है कि कौन सा कार्य हम लोग को कब करना है, कैसे करना है। मस्तिष्क के अनेक सूचनाओं चेतना, चिंता, चेतना ज्ञान के रूप में रहती है। क्या रहती है, ये ज्ञान के रूप में हम लोग के इकट्ठा रहता है। आइए प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 15 क्या कर रहा है कि पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। पादप हार्मोन में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। आइए, आप अभी तक नहीं जाने थे कि पादप हार्मोन में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। आइए जान लीजिए कि किस प्रकार होता है। इसका उत्तर देखिए, पादप में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन के कारण होता है। जो पादप में रासायनिक हार्मोन किसके द्वारा होता है, पादप हार्मोन के द्वारा होता है। अपने कुछ विशिष्ट भागों को प्रभावित करने के लिए पादप विशिष्ट हार्मोन को उत्पन्न करता है। जैसे अपने ही कुछ भागों को क्या करना, प्रभावित करने के लिए, ठीक है ना, प्रभावित करने के यानी कि नष्ट करने के लिए वो कुछ विशिष्ट पदार्थ हार्मोन को क्या करता है, उत्पन्न करता है। जैसे बोलते हैं ना, लोहा से लोहा को ही काटते हैं, तो वैसे ये क्या करता है, ये कुछ विशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, अपने प्रभावित करता है, जिससे कि विशिष्ट पदार्थ क्या उत्पन्न करता है। पादपों में प्रकाश जिस ओर रहेगा उसी दिशा में प्ररोहण बढ़ेगा। पादप में जिस प्रकार प्रकाश रहेगा उसी दिशा में क्या होगा, प्ररोह बढ़ेगा। पादप में जलावर्तन और रसायवर्तन इस प्रकार होता है। गुरुत्वाकर्षण जड़ों की नीचे की ओर मोड़कर अनुक्रिया करता है। मोड़कर क्या करता है, अनुक्रिया करता है। प्रश्न संख्या 16 है,
एक जीव में नियंत्रित एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? एक जीव में नियंत्रित एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है, आइए जानते हैं। अग्रतंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच अंग तंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रित की आवश्यकता होती है। किसको? नियंत्रित, कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। बिना नियंत्रित के अंगों को कार्य करने का समय एक नहीं होता है एवं वे व्यवस्थित ढंग से अपने कार्य में संपादित नहीं कर सकेंगे। वे क्या करेंगे? अच्छे से अपने कार्य में संपादित नहीं कर सकेंगे। इसलिए जीवों के विभिन्न अंगों एवं अंतर तंत्रों का समन्वय नियंत्रित उनके विभिन्न कार्यों को कुशल संचालित के लिए आवश्यक है। विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन के लिए क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। प्रश्न संख्या 17 है, हार्मोन थायरॉक्सिन का क्या महत्व है? हमारे शरीर में हार्मोन थायरॉक्सिन का क्या महत्व है? क्या उसकी क्या ज़रूरत है? क्यों ज़रूरत है बताना है। उसकी इम्पोर्टेंट क्या है, महत्व क्या है, तो आइए जानते हैं। हार्मोन थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के सामान्य उपापचय का नियंत्रित करता है। जो हार्मोन थायरॉक्सिन होता है वो हमारे शरीर को क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को तथा वसा के सामान्य उपापचय का नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अतः यह शरीर की सामान्य वृद्धि, विशेषण, हड्डियाँ, बालों इत्यादि के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये किसके के लिए? तो हमारी वृद्धि के लिए, बढ़ोतरी के लिए, विशेषकर सबसे ज़्यादा हड्डी के लिए क्या होता है? ये प्रोटीन देता है तो हड्डी मजबूत होता है। फिर सबसे ज़्यादा ये हड्डी को भी मजबूत करता है और देखिए बालों को भी। अगर बाल को ये मजबूत नहीं करता तो हमारा बाल क्या हो जाता? बहुत ही ज़्यादा गिर जाता। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा विशेष करके हड्डियों, बालों इत्यादि के विकास के लिए आवश्यक है। ये सभी के लिए क्या है? बहुत ही आवश्यक है। आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन ग्रंथि द्वारा बनने वाला हार्मोन कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसमें गला में सूजन हो जाता है, जिसकी गति को बढ़ाने का प्रयास कभी कभी थायरॉक्सिन ग्रंथि बढ़ जाती है, जिससे घेंगा रोग यानी कि गलकंठ, ग्वाइटर कहते हैं, जिससे क्या कहते हैं? गलकंठ हो जाता है। क्या हो जाता है? गलकंठ। थायरॉक्सिन मानसिक व शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करता है। यह क्या करता है? हमारी शारीरिक वृद्धि को क्या करता है? प्रभावित करता है, जो हमारे शरीर के द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि गला में हो जाता है तो गला में बोलने से क्या होता है? दिक्कत हो जाता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम एवं कार्य को लिखे। नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम एवं कार्य को लिखे। तो आइए जानते हैं, नर तथा मादा हार्मोन के नाम एवं कार्य निम्नलिखित है। क्या है? ये निम्नलिखित है। तो आइए जानते हैं, नर हार्मोन क्या होते हैं? नर जनन हार्मोन, और दूसरा देखिए क्या कर रहा है, नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम लिखना है, कि नाम, कार्यों के नाम लिखना। पहला है नर जनन हार्मोन, दूसरा है मादा जनन हार्मोन, ठीक है ना। आइए इसके कार्यों को जानते हैं। पहला है कि हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। ये क्या होता है? हार्मोन में सहायक होता है, मदद करता है, द्वितीय जनन लक्षण को नियंत्रित करता है। फिर एक गर्भावस्था में होने वाली क्रियाओं में सहायता होती है। जो गर्भावस्था मतलब प्रेगनेंसी में क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाओं में सहायक होते हैं, मदद देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसा होता है? जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? आइए जानते हैं। अंग तंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रित आवश्यकता होती है। बिना नियंत्रित अंगों के कार्य करने का एक समय नहीं होता, अतः वे व्यवस्थित ढंग से अपना कार्य संपादित नहीं कर सकेंगे। अगर हम लोग अपना टाइम से या फिर मतलब एक रूल के हिसाब से नहीं करेंगे तो क्या होगा? कार्य अच्छे से टाइम पे क्या होगा? संपादन नहीं होगा, समय पूर्ण नहीं होगा। इसलिए जीवों के विभिन्न अंगों एवं अंत्र तंत्रों की समन्वय नियंत्रित उनके विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन के लिए क्या है? ये बहुत ही आवश्यक है। उनके विभिन्न कार्यों के कुशल संचालक के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जरूरी है। प्रश्न संख्या 20 है, ये लास्ट नंबर प्रश्न है आपका 20 में क्वेश्चन है, जिब्रेलिन्स की मुख्य उपयोगिता क्या है? जिब्रेलिन्स की मुख्य उपयोगिता क्या है? ये 100% आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। जिब्रेलिन्स की मुख्य जो उपयोगिता है, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसको जरूर से याद कर लीजिएगा, जिब्रेलिन्स की मुख्य उपयोगिता क्या है, आइए जानते हैं।
तो इसका उत्तर देखिए, जिब्रेलिन्स नामक पादप हार्मोन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। ये क्या है? एक प्रकार का जटिल कार्बनिक। जटिल का मतलब क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत एक के प्रकार का क्या है? कार्बनिक यौगिक है। कोशिका विभाजन एवं दीर्घन द्वारा ये पौधे पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। ये क्या करते हैं? पौधे के स्तंभ में वृद्धि करते हैं। इसके उपयोग से बड़े आकार के फल एवं फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। जिब्रेलिन्स के द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग? बड़े प्रकार के फल और फूल का उत्पन्न कर सकते हैं। बीज रहित फलों के उत्पादन में ये ऑक्सीजन की तरह सहायक होता है। बीज रहित जिसमें बीज हो जाता है, उसमें ये फलों के उत्पादन में ऑक्सीजन की तरह क्या होता है? सहायक होता है, यानी कि मददगार होता है। ठीक है ना? 20 आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 20 का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सब्जेक्टिव आपका। आप इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अगर आप इसको पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आइए बताते हैं हम आपको पीडीएफ नोट्स इसका कैसे मिलेगा। देखिए, पीडीएफ नोट्स लेने के लिए सबसे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना? फिर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। जिससे मैं जब भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो क्या होगा? आपका जो भी टारगेट है आप अच्छा से उसको पढ़ाई कीजिएगा और अपने टारगेट को अचीव कर लीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद क्या कीजिएगा? आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा। किसको? डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। याद है ना? डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको क्या, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप उसी व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पे ज़रा सा क्लिक कीजिएगा ना, क्लिक कीजिएगा जैसे ही, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। उस टाइम हम आपका पीडीएफ नोट्स भेज देंगे। आप जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा, आपको उसी टाइम पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा? डाउनलोड बटन पे क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डाउनलोड बटन पे क्लिक करके अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब कि सेव करके रख सकते हैं। फिर जब भी आपको मतलब ज़रूरी पड़े, देखिए सबसे पहले देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पीडीएफ लेना क्यों ज़रूरी होता है? पीडीएफ लेना ज़रूरी इसलिए होता है, जैसे कि देखिए, अगर आपका रिचार्ज नहीं है, ठीक है ना प्यारे बच्चों? अगर आपका रिचार्ज नहीं है, फिर तो आप वीडियो को नहीं देख पाएँगे। तो वीडियो को नहीं देख पाएँगे तो उस समय क्या हो जाएगा? आप अपना पीडीएफ नोट्स को पढ़ सकते हैं। देखिए, पीडीएफ नोट्स पढ़ने के लिए नेट की ज़रूरी नहीं होती है। तो बिना नेट के अगर आपको पढ़ना है तो पीडीएफ नोट्स ले लीजिएगा। पीडीएफ नोट्स बिना नेट के भी आप पढ़ सकते हैं। और उस पीडीएफ नोट्स का एक और फ़ायदा होता है कि कम समय में क्या होता है? ज़्यादा काम होता है। कम समय में ज़्यादा काम आपका हो जाएगा। जैसे कि आपको पीडीएफ मस्ट पढ़ने में एकदम आसानी, जल्दी-जल्दी पढ़ते रहिए जितना आप फ़ास्ट पढ़ सकते हैं। पर वीडियो तो जैसे-जैसे बनाया गया है, जितना धीरे बनाया गया है या फिर जितना तेज़, वैसे ही ना पढ़िएगा। अगर आप ज़्यादा तेज़ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आप जल्दी से उसको ख़त्म कर देंगे पीडीएफ को। अगर देखिए, वीडियो 20 मिनट में आप ख़त्म करेंगे, तो उससे अच्छा है कि 5 मिनट में आपका पीडीएफ नोट्स खत्म हो जाएगा। 5 से 7 मिनट में आपका पीडीएफ नोट्स खत्म हो जाएगा। तो इसलिए पीडीएफ, अगर आपके पास कम समय है, पीडीएफ नोट्स तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? रात को अगर नेट नहीं चल रहा है, रिचार्ज नहीं है, तो आप पीडीएफ नोट्स पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। तो आप समझ गए होंगे पीडीएफ नोट्स लेना क्यों ज़रूरी है। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से ज्वाइन हो जाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि नियंत्रण एवं समन्वय कैसा आपको लगा। इसका पढ़ाई जो आपको समझ में आया या नहीं। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि नियंत्रण एवं समन्वय में जितना भी क्वेश्चन बताया गया है, आपको पूरा समझ में आ गया कि नहीं? अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे नंबर पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। देखिए, नंबर ले लीजिए, 85 398 71 728। ये हमारा नंबर है। आप इस पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। कॉल या मैसेज करके आपका जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। आपका तुरंत उसी समय रिप्लाई मिल जाएगा, उसी समय आपको उत्तर दे दिया जाएगा। तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी तरह का समस्या है तो कमेंट करके बताइएगा। नंबर मिल ही गया होगा। चलिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।